हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को मैंने कहा था जैसा कि ज्योग्राफी का मैं एक टॉपिक लेकर आऊँगी, तो आज मैं ज्योग्राफी के एक टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक फोर्सेस, और इसी पर आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले जो हमने भूआकृतिक प्रक्रियाओं की श्रृंखला शुरू की है, उसमें पिछले बार हमने अंतर्जात बलों पर बात की थी। इस बार हम बहिर्जात प्रक्रियाओं पर बात करेंगे। तो बहिर्जात प्रक्रियाएं क्या हैं, कैसे होती हैं, कैसे इनकी प्रक्रिया चलती है, ये सब पहले देखते हैं। तो बहिर्जात प्रक्रियाएं सौर ऊर्जा द्वारा नियंत्रित हैं। सौर ऊर्जा इनकी एनर्जी का सोर्स क्या है? इनकी एनर्जी का सोर्स है सौर ऊर्जा, इसी से ये संचालित होती हैं। और विवर्तनिक कारक भी हैं। विवर्तनिक कारक जैसा कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों के इंटरेक्शन से ही पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अंतर्जात बल जो है पृथ्वी के ऊपर असमानताओं का निर्माण करते हैं, विषमताओं का निर्माण करते हैं। लेकिन बहिर्जात बल जो हैं उनको ये सहन नहीं होता है कि ये असमानताएं रहें, और वो जैसे ही असमानताओं का निर्माण होता है वैसे ही इनकी काट छाट, घिसाई वगैरह जो है इन प्रक्रियाओं के द्वारा आरंभ कर दिया जाता है। और इस तरह से बहिर्जात प्रक्रियाएं अपना काम करती हैं और एक समतल स्थापक बल के रूप में काम करती हैं। समतल स्थापक यानी कि पृथ्वी की सतह को समतल करने का कार्य करती हैं, और ये मुख्य रूप से भूमि के अनाच्छादन की प्रक्रियाएं हैं। मुख्य रूप से ये भूमि के अनाच्छादन की प्रक्रियाएं हैं। अनाच्छादन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अनाच्छादन की प्रक्रियाओं में क्या क्या शामिल है? सबसे पहला शामिल है अपक्षय, दूसरा बृहत संचलन, और तीसरा अपर्दन परिवहन। अपक्षय यानी कि वेदरिंग, बृहत संचलन मास मूवमेंट, और अपर्दन इरोजन, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। तो और इनकी जो प्रेरक ऊर्जा है वो क्या है वो देखते हैं। प्रेरक बल अपक्षय का क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, आणविक दाब तथा रासायनिक क्रियाएं। सबको आगे हम समझेंगे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और बृहत संचलन के लिए जो उत्तरदायी कारक है, जो उत्तरदायी बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, और अपर्दन और परिवहन के लिए जो बल उत्तरदायी है वो है गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। तो अनाच्छादन के अंतर्गत क्या क्या आता है? अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, बृहत क्षरण, संचरण यानी कि मूवमेंट, अपर्दन इरोजन, निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन आदि क्रियाओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। और इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से अनाच्छादन का नाम दिया जाता है, जिसको कहते हैं, इंग्लिश में टर्म है डेन्यूडेशन। और इन प्रक्रियाओं का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी के पदार्थों में प्रतिबल का विकास। प्रतिबल, प्रतिबल क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। इसको ऐसे सरल भाषा में कुछ नहीं है, समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे पृथ्वी की सतह पर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी पदार्थ हैं, उन पर बहिर्जात बल अपनी क्रियाएं करते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं ये अणुओं से बने हैं, एटम से बने हैं। तो इनके अंदर जो एटम्स हैं, इनका एक अंदर बल होता है, आपस में इनका एक आंतरिक बल होता है जो इनको अपनी स्थिति में बनाए रखता है। और एक बहिर्जात बल होता है जो इनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है और इनके आकार को, इनके आकृति को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। एक जो है ये एक पदार्थ है, इसके अंदर अणु हैं, और ये जो है ये जो यथास्थिति है उसको बनाए रखने की ओर क्रियाशील है, और जो बहिर्जात बल है वो इसके रूप परिवर्तन की ओर क्रियाशील है। तो इनका जो आपस में जो इंटरेक्शन होता है, इसी को कहते हैं
स्ट्रेस, और इसी के जो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, अगर आंतरिक बल जो है, ये इनके अंदर का जो बल है ये अधिक प्रभावी हो गया तो इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें समय लगता है। और अगर बहिर्जात प्रक्रियाओं का जो बल लग रहा है वो अगर अधिक प्रभावी है तो इसका रूप परिवर्तन जल्दी होता है। प्रतिबल का विकास गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा जलवायु कारकों के द्वारा हो सकता है। प्रतिबल का विकास जो है इन पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ग्रेविटेशनल पुल और जलवायु कारक जो ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता आदि जो जलवायु कारक होते हैं वो। जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है वो अंदर काम कर रहा है, जो अंदर एक बैलेंस बनाए हुए है पदार्थ में अंदर, और बाहर से जो है वो जलवायु कारक जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल पुश एंड पुल से उत्पन्न होता है। जो भी एक सॉलिड पदार्थ है उसके अंदर पुल, अंदर ग्रेविटेशनल पुल है जिससे उनका आकार जो है यथास्थिति में बना हुआ है, और एक पुश है जो बाहर से बहिर्जात बल लग रहा है, उसको पुश कहेंगे। पुल एंड पुश के परिणाम स्वरूप ही प्रतिबल जो है वो बल उत्पन्न होता है, और इसके कारण ही चट्टानों और धरातल के पदार्थों का विघटन होता है। विघटन और वियोजन, ये दो शब्द आते हैं अक्सर इसमें, इस टॉपिक में। तो विघटन क्या है? डीकम्पोजिशन, यानी कि इनका जो है इनका कंपोजिशन, इनकी बनावट में परिवर्तन आ जाना, डीकम्पोजिशन। और वियोजन क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन, यानी कि खंड खंड हो जाना। खंड खंड हो जाना डिसइंटीग्रेशन हुआ। वियोजन और विघटन क्या हुआ? डीकम्पोजिशन, इनका रूप परिवर्तन हो जाना। बहिर्जात प्रक्रियाओं पर जलवायु, तापमान और वर्षण, जलवायु में मुख्य रूप से तापमान और वर्षण शामिल होता है, और वनस्पतियों में विभिन्नता का प्रभाव पड़ता है। तो स्वाभाविक है बहिर्जात प्रक्रियाएं जो बाहर जो हमारे आसपास जो काम कर रही हैं, जो हम देखते हैं, हालांकि ये प्रक्रियाएं बहुत ही धीरे धीरे काम करती हैं, ये परिवर्तन होते हुए हमें नहीं दिखते, लेकिन निश्चित रूप से ये सारा कार्य जो है वो चलता रहता है और निरंतर चलता रहता है। और इस पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है जलवायु का और वनस्पतियों में विभिन्नता का। कैसे पड़ता है? ये पृथ्वी है और इसमें अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ये ट्रॉपिकल जोन है, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच। यहाँ 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच ये टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण क्षेत्र। और इधर जो है वो शीत क्षेत्र है या पोलर जोन है यहाँ पर। तो अलग अलग ये क्लाइमेटिक जोन्स हैं। तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में जलवायु की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, अलग अलग तापमान है, अलग अलग वर्षा की परिस्थितियाँ हैं। और क्योंकि वनस्पति की उपस्थिति जो है वो जलवायु पर ही निर्भर करती है। अगर अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जैसे कि ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है, तो यहाँ पर वनस्पतियों की सघनता अधिक होगी। और टेम्परेट जोन में क्योंकि वर्षा कम होती है और तापमान भी कम होता है, तो यहाँ पर अलग तरह की वनस्पति होगी, वनस्पति की सघनता में भी अंतर आएगा। और शीत क्षेत्र जो है यहाँ पर क्योंकि तापमान बहुत ही कम रहता है और तापमान कम रहता है और वर्षा भी जो है वो हिम का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इसलिए वनस्पति भी उसी प्रकार से होती है। तो इसलिए अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में अलग अलग जलवायु की परिस्थितियाँ होती हैं, और उसी तरह से जैसी जलवायु की परिस्थिति है, जैसी वनस्पति वहाँ पर उपस्थित है, उसी अनुसार जो है ये अनाच्छादन की प्रक्रियाएं भी अपना कार्य करती हैं। तो यानी कि ये जो है बहिर्जात प्रक्रियाएं पूरी तरह से जलवायु और वनस्पतियों की विभिन्नता, उनकी उपस्थिति पर निर्भर करती हैं।
ये इससे जो है मेंस में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। प्री में क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन बार बार मेरा ये कहना है कि अगर जो एग्ज़ाम है, अगर जो पैटर्न है अभी तक, अगर उसी को अगर फाइनल मान लिया जाए तो फिर एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम पैटर्न को इसी को फाइनल मान के चलें कि इससे तो नहीं आता है तो आगे भी नहीं आएगा, कोई आवश्यक नहीं है कि आगे भी इससे सवाल ना पूछे जाएं। हो सकता है कि आगे जो है पैटर्न चेंज हो जाए और इस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछ दिए जाएं। तो इसलिए हर टॉपिक को की समझ होना ज़रूरी है और उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अनाच्छादन जो है वो जलवायु और जलवायु क्षेत्र और वनस्पतियों से रिलेटेड है, कैसे है ये आगे हम चलते हैं, समझते हैं। तो इसमें सभी बहिर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है, जिसका अर्थ क्या है? आवरण हटाना। पृथ्वी की सतह पर कोई भी जो आवरण है उसको हटाने का काम करता है अनाच्छादन, यानी कि डेन्यूडेशन प्रोसेस जो है वो ये काम करता है। और इसके अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, एक स्टैटिक जो स्थिर होती है, और एक गतिशील या डायनेमिक जिसमें गति होती है। तो इसमें जैसा कि पहले देख चुके हम, इसमें अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय सबसे पहली प्रक्रिया है। तो अपक्षय जो है वो एक स्थिर प्रक्रिया है, स्थिर, जिसको हम कहते हैं इन सीटू। जबकि वृहद संचलन जो मास मूवमेंट ऑब्वियस है, मूवमेंट है, इसमें गति है। अपर्दन, इरोजन और परिवहन में गति है, ये गतिशील प्रक्रियाएं हैं, ये डायनेमिक प्रक्रियाएं हैं। जबकि अपक्षय जो है वो एक स्थिर प्रक्रिया है। इसमें अनाच्छादन के अंतर्गत क्या क्या है? वेदरिंग है, इरोजन है, मास वेस्टिंग है या मास मूवमेंट है, और सेडिमेंटेशन है। मास मूवमेंट में जैसे कि बड़े स्तर पर अगर पदार्थों का स्थानांतरण होता है, मूवमेंट होता है, जैसे लैंडस्लाइड है, हिमस्खलन है, तो इसको कहते हैं मास मूवमेंट। और इसके लिए जो प्रेरक जो बल होता है वो ग्रेविटेशनल पुल होता है। अपक्षय के अंतर्गत कितने प्रकार के अपक्षय होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, क्योंकि इसमें हम आज अपक्षय को ही थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। इसमें 3 तरह के होते हैं, रासायनिक, भौतिक और जैविक। केमिकल और मैकेनिकल या फिजिकल और बायोलॉजिकल। एक एक करके देखते हैं सबको। जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग, सबसे पहले केमिकल वेदरिंग को देखते हैं। तो इसमें रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ जो प्रतिक्रिया हो रही है। पानी में क्या होता है? H2O होता है। तो इससे पानी के प्रभाव से 2 प्रक्रियाएं होती हैं, हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब पानी में घुल जाता है तो एक वीक एसिड की तरह काम करता है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन। इसी तरह से रिएक्शन विथ एसिड, एक वीक एसिड बनता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में घुल जाता है तो कार्बोनिक अम्ल बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये क्या करता है ये देखेंगे। और रिएक्शंस विथ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है उसमें भी केमिकल जो है एक रासायनिक पक्ष होता है उस वेदरिंग का। सबसे पहले जल योजन देखते हैं, हाइड्रेशन में क्या होता है। ये एक एक्चुअल पिक्चर है, हाइड्रेशन से प्रभावित क्षेत्र है जल योजन। जल योजन में क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जल योजन मतलब जल जो है उसका वो जुड़ रहा है किसी चीज़ से। यहाँ पर चट्टान है तो रॉक्स है, और रॉक्स के साथ पानी, जल जो है उसका योग हो रहा है, वो जुड़ रहा है। तो अगर चट्टान में अगर जल अवशोषित हो जाता है, चट्टानें अगर जल को अवशोषित कर लेती हैं, तो कोई कोई चट्टान जो है उन पर अधिक प्रभाव होता है और वो उनमें फैलाव होता है, उनके आयतन में वृद्धि होती है, और उनका से क्या होता है कि बार बार ये प्रक्रिया होने से वो कमज़ोर होती हैं और धीरे धीरे टूटने लगती हैं और उनका अपक्षय होता है। यही है जल योजन, यानी कि रॉक्स प्लस जल का मिश्रण, ये इनका योग।
आगे दूसरी जो प्रक्रिया होती है हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। इसमें क्या होता है कि जल के प्रभाव से किसी पदार्थ का, किसी खनिज का जो है उसका एक दूसरा कंपाउंड बन जाता है, उसके रिएक्शन से, दोनों के रिएक्शन से एक दूसरा कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि ये यहाँ पर एक एग्जांपल है फेल्सपार जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि चट्टान जो है वो कई खनिजों का मिश्रण है, कई खनिजों के मिश्रण से चट्टानों का निर्माण होता है। तो उसमें कुछ खनिज जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जल के प्रति, तो उसमें अगर जल जो है वो अपना प्रभाव डालता है तो वो उसके साथ रिएक्शन करके एक नया कोई कंपाउंड बन जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है फेल्सपार जो है वो क्ले बन जाता है, काओलिनाइट बन जाता है। यानी कि जल अपघटन हो रहा है, यानी कि रूप परिवर्तन हो जा रहा है और कुछ नया ही कंपाउंड बन जा रहा है। जबकि हाइड्रेशन में कोई नया कुछ कंपाउंड नहीं बन रहा था, उसका फैलाव हो रहा था और वो कमजोर होकर के उसमें अपक्षय हो रहा था। तो ये दोनों में ये अंतर है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीकरण में हम जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो निचली सतह है वायुमंडल है, उसमें जो सबसे नीचे में 3 गैसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा जो है जल वाष्प या वाटर वेपर। तो ये तीनों जो है, यही तीनों जो हैं ये रासायनिक जो प्रक्रियाएं हैं इनमें इनकी हिस्सेदारी होती है और ये अपना प्रभाव डालती हैं। अब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो है वो अपना प्रभाव डाल रहा है। ऑक्सीजन जो है वो जल में घुल करके या मॉइस्चर के रूप में या वर्षा जल के रूप में चट्टानों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है और ये इस तरह का रूप बन जाता है चट्टानों का अपक्षय होकर के। और विशेष रूप से ये ऑक्सीडेशन का प्रभाव जो है ऐसे चट्टानों पर होता है जिसमें लोहे की अधिकता होती है। लोहे की अधिकता, ऐसे भी हम देखते हैं कि कहीं पर अगर लोहा है, अगर उस पर मॉइस्चर का प्रभाव होता है या जल का प्रभाव होता है तो उसमें जंग लग जाती है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, इन चट्टानों में लोहे की अधिकता है और ये ऑक्सीडेशन के कारण इनमें जंग जैसा लग गया है और ये अंततः कमजोर होकर के इनका अपक्षय होता है, टूट फूट होती है और टूट फूट होकर के यहीं पर इसके कण जो हैं वो बिखर के रह जाते हैं। क्योंकि अपक्षय का अर्थ यही है कि चट्टानों में टूट फूट होकर के वहीं पर स्थिर होकर के वहीं पर कण रह जाते हैं। और इसमें ये जो है, अब ये आप सोच सकते हैं कि लौह प्रधान चट्टानें कहाँ पर पाई जाएंगी। लौह प्रधान चट्टानें जो है जहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी उसमें लोहे की अधिकता होती है और वहीं पर ऑक्सीडेशन का प्रभाव सबसे अधिक होगा। आग्नेय चट्टानें या बेसाल्टिक चट्टानें, उनमें लोहे की अधिकता होती है और वहाँ पर ये ऑक्सीडेशन का प्रभाव ज़्यादा होता है और उसी से वेदरिंग होता है और उसी से जो है इसके आसपास ये होते होते कई हजारों वर्षों में ये वेदरिंग का प्रोसेस होते होते इसके कण जो है यहाँ पर इकट्ठा होते होते क्या होगा, ये मिट्टी के निर्माण में भी सहायक होगा। यानी कि वेदरिंग जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में भी सहायक होता है। वेदरिंग के बिना सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो चट्टानों के डिसइंटीग्रेशन से, चट्टानों के अपक्षय से होता है और उसी से उसका रॉ मटेरियल प्राप्त होता है और आगे चल के वही मिट्टी के रूप में चारों तरफ उसका विस्तार हो जाता है। तो ऐसी चट्टानों से जिस मिट्टी का निर्माण होगा वो किस तरह की चट्टानें होंगी, किस तरह का सॉइल होगा, वो होगा रेड सॉइल। अब ये हम वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ रेड सॉइल है और रेड सॉइल की उपस्थिति जो है वो आग्नेय चट्टानों की उपस्थिति से मेल खाती है या नहीं खाती है। तो ये एक देखने वाली बात है और ये निश्चित रूप से दोनों मेल खाती है। अगर आप वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जो आग्नेय चट्टानों का जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है और जो रेड सॉइल का जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों समान है। तो ये एक फैक्ट है। अगर सॉइल फॉर्मेशन पर बात कर रहे हैं, अगर सॉइल फॉर्मेशन पर शॉर्ट नोट लिखना है तो उसमें वेदरिंग का जो है आपको जिक्र करना पड़ेगा। अपक्षय जो है इसकी
सबसे मुख्य प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, कार्बोनेशन व डीकार्बोनेशन। ये क्या होता है? कार्बोनेशन यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में घुल जाता है तो एक वीक एसिड का निर्माण करता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है और ये कार्बोनिक एसिड, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो इसके प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और वो जल्दी घुलती हैं, जैसे लाइमस्टोन है, डोलोमाइट वाला क्षेत्र है, लाइमस्टोन वाला क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर इस तरह की प्रक्रिया होती है और जल जो है वो किसी रूप में, वर्षा जल के रूप में या मॉइस्चर के रूप में, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है वो घुल करके कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और ऐसा जल अगर इस क्षेत्र में आता है तो यहाँ पर जो है ये घुलता है और घुल करके जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं कार्बोनेशन। और फिर जब ये जो सॉल्यूशन बना, ये अंदर जा करके धीरे धीरे ये अपक्षय हो रहा है यहाँ पर, और अंदर जा करके ये जो वर्षा जल है जिसमें ये घुला हुआ है, लाइमस्टोन या डोलोमाइट जो भी है, वो अंदर जो है भूमिगत जल के रूप में प्रवाहित होने लगता है, तो उसको कहते हैं डीकार्बोनेशन। आगे बढ़ते हैं भौतिक अपक्षय की तरफ। भौतिक अपक्षय यानी कि फिजिकल और मैकेनिकल भी कहते हैं इसको, मैकेनिकल वेदरिंग। तो इसमें इसके लिए मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तापमान में परिवर्तन, ये जलवायु से संबंधित कारक है। जल का क्रिस्टलन तापमान से संबंधित है। दबाव में कमी और वनस्पति और जीवों द्वारा यांत्रिक क्रिया। देखते हैं आगे कैसे होता है ये। तो भौतिक अपक्षय में भार विहीनीकरण द्वारा विस्तारण। तो इसमें जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई चट्टान है और ऊपरी सतह, चट्टान की जो ऊपरी सतह है वो किसी बाह्य कारक, हवा है, जल है, तो या हिम है, ग्लेशियर वगैरह, उसके कारण अगर बाहरी परत जो है वो हट जाती है तो ये नीचे वाली जो परत है ये इसको फैलने का मौका मिलता है और इसका विस्तार होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को ही कहते हैं भार विहीनीकरण द्वारा विस्तारण, यानी कि ऊपर से भार हट जाने के बाद जो नीचे की परत का जो विस्तार होता है, ये जैसे कि एक परत के रूप में, जैसे एक्सफोलिएशन जैसा कुछ, जैसे कि प्याज जो है वो छीलते हैं तो एक परत हटती है और नीचे से दूसरी परत निकलती है, उसी तरह की प्रक्रिया है। तापक्रम में परिवर्तन द्वारा विस्तारण, मतलब अगर तापमान में एक चट्टान है और दिन के समय में दिन है और इंसुलेशन हो रहा है और धूप के कारण हीट जो मिल रही है उससे तापमान जो है अधिक हो गया और उससे चट्टान की बाहरी परत जो है वो गर्म हो गई, लेकिन नीचे की परत जो है वो उतनी गर्म नहीं हुई। और फिर जब रात हुई तो तापमान कम हो गया और ये ऊपरी परत जो है वो सिकुड़ गई और नीचे की परत पर उतना असर नहीं पड़ रहा है। ये प्रक्रिया जब बार बार होती है, बार बार विस्तार हो रहा है और बार बार सिकुड़ रहा है, तो ये मान लीजिए कि ये एक चट्टान है, इस पर बार बार ये प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें दरारें पैदा होती हैं, बार बार सिकुड़ना और बार बार फैलना, ये जो है इसको वीक करता है और इसमें दरारें होती हैं, ऊपर की परत जो है वो ढीली पड़ने लगती है, मटेरियल्स लूजन, ऊपर की परत ढीली हो जाती है और धीरे धीरे ये अपक्षयित होने लगता है। लवण अपक्षय, इसमें क्या होता है कि कोई चट्टान है, अगर उसमें नमक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो इस तरह का कंपोजिशन है उस चट्टान का, तो जल की उपस्थिति से वो घुलता है और वो तो घुल के बह जाता है, लेकिन पीछे जो चट्टान रह जाती है ये कमज़ोर पड़ जाती है और ये इसका वेदरिंग होने लगता है और ये धीरे धीरे अपक्षय इसका हो जाता है। तुषार क्रिया और क्रिस्टलन। तुषार क्रिया और क्रिस्टलन क्या है? जैसे इसको इस तरह से देख सकते हैं
कि जैसे ये वाटर फील्ड क्रैक है, ये चट्टानों में मान लीजिए कि ये दरार हो गई, अपक्षय होते होते फैलते सिकुड़ते दरार बन गई, उसमें जो है पानी भर गया, वाटर फील्ड क्रैक है, पानी भर गया। फिर जब तापमान कम हुआ तो वो जो है वो बर्फ के रूप में जम गया, वो जल जो है, और बर्फ के रूप में जलने से उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और वो अपने आसपास की जो दीवार है उस पर प्रेशर डालना शुरू करता है। और बार बार ये प्रक्रिया होने से क्या होता है कि ये ब्रेक्स रॉक, ये रॉक जो है ये बीच से ये विखंडन हो गया इसका और ये दो टुकड़ों में बट गया। तो इस तरह की प्रक्रिया अगर होती है तो इस तरह से चट्टानों का अपक्षय होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये एक हमें ध्यान रखना है कि ये जो अलग अलग तरह का अपक्षय है ये अलग अलग क्षेत्रों में होता है, अलग अलग क्षेत्रों में होता है। मतलब जैसे पहले भी मैंने बताया कि जैसे जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तापमान अधिक है, वर्षा भी अधिक है। तो वर्षा अधिक है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी होगी और भौतिक अपक्षय तो होगा ही, लेकिन रासायनिक अपक्षय भी काफ़ी होगा। और जो ट्रॉपिकल जो क्षेत्र टेम्परेट जो क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। वर्षा की मात्रा कम होने से क्या होगा कि यहाँ पर मैकेनिकल वेदरिंग यानी कि फिजिकल वेदरिंग जो है इसकी प्रक्रिया अधिक होगी, ये ज़्यादा प्रभावी होगा टेम्परेट जोन में, क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता जो है उतनी नहीं है जितनी कि ट्रॉपिकल जोन में है। यहाँ पर जो है यांत्रिक अपक्षय जो है ज़्यादा प्रभावी होगा। अगर ध्यान दिया जाए कि जैसी सतह होती है वैसा ही अपक्षय होता है। जैसे कि अगर हम देखें कोई डेजर्ट है तो उसमें डेजर्ट वो कैसे बन रहा है, डेजर्ट जो है वहाँ पर चट्टाने हैं और वहाँ पर जो हीट है, वहाँ पर पवने हैं और हीट है और जल की कमी है, तो वहाँ पर क्या होगा, मैकेनिकल वेदरिंग होगा और वहाँ पर तापांतर भी अधिक होगा। तापांतर सबसे अधिक कहाँ होता है, तापांतर सबसे अधिक होता है कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर तापांतर जैसे 21 जून होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उस दिन तापमान होता है, 45 डिग्री भी पार कर जाता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे सूर्य जो है वो दक्षिणायन होना आरंभ होता है तो फिर इधर जो है वो तापमान कम होने लगता है और इधर की ओर तापमान बढ़ने लगता है। ये तापांतर जो है ये क्या करता है कि जहाँ पर तापांतर सबसे अधिक होगा वहाँ पर यांत्रिक अपक्षय जो है वो अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि चट्टान जो है वहाँ पर यांत्रिक प्रक्रियाओं से विखंडित होते हैं। जैसे कि रेगिस्तान है, वहाँ पर चट्टाने हैं और चट्टान जो है वो उस पर हवा का प्रभाव भी है और उस पर दिन के समय फैल रहे हैं, ऊपरी सतह जो है फैल रही है और रात के समय टेम्परेचर डाउन हो जाने से सिकुड़ रही है, तो ये ऊपरी सतह कमज़ोर होकर के टूट फूट जाती है। फिर अंदर की सतह पर ये प्रभाव होता है, अंदर की सतह में भी यही प्रक्रिया चलती है। तो इस तरह से ये विखंडित होकर के रेत के रूप में बदल जाता है। और अगर आप ध्यान दें तो सारे जो विश्व के बड़े रेगिस्तान हैं वो सारे कर्क रेखा और मकर रेखा पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये यांत्रिक अपक्षय से जुड़े हुए हैं। चाहे वो सहारा का रेगिस्तान हो अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में जो मोजे डेजर्ट है, और दक्षिण अमेरिका में पहले उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं, उत्तर अमेरिका में मोजे डेजर्ट है और अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, भारत में थार मरुस्थल है और जो इधर एशिया में और भी जो मरुस्थल हैं, तो ये सारे जो हैं ये कर्क रेखा पर हैं। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाएं तो मकर रेखा पर सारे बड़े रेगिस्तान हैं, जो पैटागोनिया का रेगिस्तान, पैटागोनिया की
प्लेटों पर जो है, और अफ्रीका में दक्षिण की ओर जो नामीब डेजर्ट है वो, और ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है वो सारे मकर रेखा पर है। तो ये कहीं ना कहीं रेगिस्तानों की उपस्थिति जो है वो यांत्रिक अपक्षय से जुड़ी हुई है। ये वायु तथा ताप द्वारा अपशल्कन, अपशल्कन कहते हैं एक्सफोलिएशन को। एक्सफोलिएशन यानी कि ये जैसे ऊपर की परत जो है वो हट जा रही है, ऊपर की परत फैल रही है, सिकुड़ रही है वायु और तापमान के प्रभाव से, तो धीरे धीरे ये ऊपरी सतह जो है ये क्रैक होती है और टूटती जाती है। यहाँ पर भी वही है, विंड और वायु के थपेड़े जो हैं वो कमज़ोर करते हैं ऊपरी सतह को। तापमान जो है वो घटना बढ़ना जो है ये भी चट्टानों की ऊपरी सतह को इस पर प्रभाव डालता है और इन्हें कमज़ोर करता है और अंततः इनका अपक्षय होता है। अब आते हैं जैविक अपक्षय पर। जैविक अपक्षय के 3 कारक हैं, एक तो जीव जंतु, दूसरा मनुष्य और तीसरा वनस्पति। तो जीव जंतु जो हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालते हैं वो बरोइंग एनिमल्स जो होते हैं, जो बिल बनाते हैं या धरती में मिट्टी में जो बिल बना करके रहते हैं या उसमें खुदाई करते हैं, तो ऐसे जो जीव जंतु होते हैं जैसे चूहे हैं या और भी जो बिल बना के रहने वाले जीव जंतु हैं, वो इसको अपक्षयित करते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह को। और मनुष्य के द्वारा जो भी जो जैसे खुदाई, ये खनन का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, और जो वनों को काटने का काम होता है, ये भी एक तरह का पृथ्वी की ऊपरी सतह को अपक्षयित करने का ही कार्य होता है इसके द्वारा। और फिर तीसरा जो कारक है वो है वनस्पति। बहुत बार हम ये कॉमन ये साइट है कि जड़ जो है वो चट्टानों से चट्टानों को तोड़ देती है, जैसे यहाँ पर इस चित्र में दिख रहा है, चट्टानों को तोड़ देती है और इस तरह से चट्टानें जो है वो कमज़ोर होकर के ये टूट फूट करके अगल बगल बिखर जाती हैं, अपक्षय होता है इनका। और अंततः फिर वनस्पति जो है वो अपक्षय का भी कारक है। फिर जब ये मिट्टी के निर्माण में भी इनकी भूमिका होती है वनस्पति की, उनको उपजाऊ बनाने में भी भूमिका होती है, क्योंकि पत्तियां गिरती हैं और भी जो ये उपजाऊ बनाती हैं, और जो मिट्टी बन जाती है तो उसको अपर्दन से बचाने का भी कार्य जो है वो वनस्पति करती है। जो पेड़ जो है उनकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को बांध करके रखती हैं और उनको उपजाऊ भी बनाती हैं और मिट्टी के निर्माण में भी सहायक होती हैं। इस तरह से वनस्पति जो है वो अपक्षय और मृदा निर्माण में, मिट्टी के निर्माण में और अपर्दन को रोकने में, ये हर तरह से वनस्पति का बहुत बड़ा रोल है। पौधों और जीव जंतुओं के निम्नीकरण से जो रसायन भी कुछ निकलते हैं, जैसे कि ह्यूमिक, कार्बनिक और अन्य अम्ल, अन्य एसिड्स निकलते हैं, जो कि ये फिर रासायनिक जो अपक्षय हो रहा है उसमें सहायक होते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो भी फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है, ये कोई अलग अलग नहीं होता है, ये साथ साथ चलते हैं। कहीं पर जो है वो कोई एक तरह का वेदरिंग जो है अधिक प्रभावी होता है, कहीं पर दूसरे तरह का वेदरिंग जो है वो अधिक प्रभावी होता है। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पर और वनस्पति की उपस्थिति पर, इन सब पर निर्भर करता है। तो ये आज हमारा टॉपिक था अनाच्छादन, यानी इन सीटू प्रोसेस है, एक ही जगह पर चट्टानों का टूटना फूटना और उनका टूट फूट कर वहीं पर रह जाना। और आगे हम देखेंगे इसका अगला जो भाग है अपर्दन, और बाकी जो उससे जुड़ी हुई जो प्रक्रियाएं हैं उन पर बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे अगले टॉपिक पर, अगले ट्यूसडे को, और अगले फ्राइडे को फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के एक टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ अगर आपके सुझाव हैं या कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रश्न हैं, तो कमेंट करिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय एंड थैंक्स।